बच्चों, आज हम देखेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले अपन करंट की बात करें तो देखिए करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। अगर dq चार्ज dt टाइम में फ्लो होता है तो इसके इक्विवेलेंट करंट होता है I इक्वल टू dq अपॉन dt। तो यहाँ से q इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें कहीं करंट दे रखा है और फ्लो होने वाला चार्ज मालूम करना हो तो वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, करंट इन अ कंडक्टर इज गिवन बाई I इक्वल टू 4t + 5 एम्पियर, देन कैलकुलेट चार्ज फ्लोइंग इन फर्स्ट 10 सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन में करंट का वैल्यू हमें दे रखा है और पहले 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा ये कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं I इक्वल टू dq अपॉन dt। इसका मतलब q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से q इक्वल टू आ जाएगा, I का वैल्यू रखा 4t + 5, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, फर्स्ट 10 सेकेंड है यानी इसमें इनिशियल लिमिट आएगा 0 और फाइनल लिमिट आएगा 10। सॉल्व किया तो ये 4 आगे आ गया, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, लिमिट लगाया 0 to 10 और 5 कांस्टेंट और इंटीग्रेशन हुआ t, लिमिट इसमें भी 0 to 10। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ t की जगह हमने 10 रखा, तो ये सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया अपना 250 कूलाम। तो पहले 10 सेकंड में जो चार्ज फ्लो हुआ वो आया 250 कूलाम। बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज गिवन बाई q इक्वल टू αt - βt², देन कैलकुलेट। चार्ज हमें दे रखा है, सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करना है करंट। तो हम जानते हैं I इक्वल टू dq अपॉन dt होता है, तो d अपॉन dt ऑफ q का वैल्यू रखा αt - βt² इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट, t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 1 आया, माइनस बीटा कांस्टेंट, t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो इससे I इक्वल टू आया अल्फा माइनस 2βt। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है इनिशियल करंट। इनिशियल करंट का मतलब होता है करंट एट t इक्वल टू 0। तो करंट की इस इक्वेशन में हम t की जगह क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ हम 0 पुट करते हैं तो I इक्वल टू अल्फा माइनस 2β और t की जगह क्या रखा, 0। ये 0 रखते ही ये करंट का वैल्यू आया I इक्वल टू अल्फा। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये करंट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ जो करंट है ये टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ साथ ये करंट डिक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ाने के साथ साथ करंट कम होगा। t इक्वल टू 0 पर ये करंट मैक्सिमम है। इसके बाद हम इसमें निकालते हैं चार्ज। कब निकालना है चार्ज, जब करंट 0 है। तो सबसे पहले तो हम इसमें वो टाइम निकालेंगे जिस टाइम पर करंट 0 है। तो करंट की इक्वेशन को 0 के बराबर किया तो इससे हमें टाइम का वैल्यू आया अल्फा अपॉन 2β। टाइम का ये जो वैल्यू है इसको हम चार्ज की इक्वेशन में पुट करेंगे तो q इक्वल टू अल्फा, t की जगह रखा अल्फा अपॉन 2β माइनस बीटा और t की जगह अल्फा अपॉन 2β और उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आती है α² अपॉन 4β। तो ये चार्ज आपके पास उस टाइम का आया जब करंट 0 है। इसके बाद हमें करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो करंट का इक्वेशन हुआ I इक्वल टू अल्फा माइनस 2βt। अगर मैं करंट को y एक्सिस पर और टाइम को x एक्सिस पर लेता हूं तो ये करंट y एक्सिस पर आया, यहाँ जो अल्फा है वो कांस्टेंट c हो जाएगा और स्लोप जो होगा वो 2β के बराबर हो गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू c माइनस mx। यहाँ हम देख रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर करंट का वैल्यू अल्फा है जो मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट कम होगा। t इक्वल टू अल्फा अपॉन 2β पर ये करंट 0 हो जाएगा।
तो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये t=0 पर करंट मैक्सिमम, टाइम बढ़ाने के साथ साथ ये करंट डिक्रीज होता जाता है और फाइनली t=α/2 बीटा पर ये करंट 0 हो जाएगा। हाँ बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक टिपिकल सा डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर ये बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं जिनका शायद कॉम्बिनेशन भी हमें समझ में नहीं आ रहा, और सबसे खास बात है कि इन रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस अमीटर, इस अमीटर का रीडिंग निकालना है। अब बच्चों हम क्या सोचते हैं कि इस अमीटर का रीडिंग निकालने के लिए हमें सबसे पहले पूरे सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो हमें जो करंट पूछा गया है वो पूरे सर्किट का नहीं पूछा गया है, मेन करंट हमें नहीं पूछा गया है कि बैटरी से कितना करंट जाएगा, करंट हमें केवल इस 4 ओम रेजिस्टेंस का पूछा गया है। तो अगर हम इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें तो इसका वोल्टेज क्या होगा, जो इस सेल का ईएमएफ है, सेल यहाँ आइडियल ले रखा है, तो 4 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा, 4 ओम में जो करंट होगा वो करंट होगा IA इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम अपॉन रजिस्टेंस इक्वल टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, रजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम है, तो ये सॉल्व करने से आता है 5 एम्पियर। बच्चे इसमें अगर मान लीजिए सेल का ईएमएफ 50 वोल्ट से बढ़ाकर 100 वोल्ट कर दिया जाए तो आप बताइए इस अमीटर की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस अमीटर की रीडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब ये करंट भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये करंट मेन सेल के ईएमएफ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, इसके अंदर जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो आपका क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 12 एंड 6 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इनका इफेक्टिव 2 ओम के साथ सीरीज में है, जो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें 12 ओम रेजिस्टेंस का करंट कैलकुलेट करना है, जिसको I1 से हमने डिनोट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 पैरेलल है किसके, 6 के, ये जो इफेक्टिव है वो 2 ओम के साथ सीरीज है, तो 4 ओम 2 ओम के साथ सीरीज में होके 6 ओम बनेगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 6 ओम। मेन करंट अगर निकाला जाए, करंट फ्रॉम बैटरी, तो वो होगा वोल्टेज जो बैटरी का 12 वोल्ट अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट यानी 6 ओम, तो ये नेट करंट का वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4 वोल्ट। अब 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट अगर यहाँ ड्रॉप होता है तो इसका मतलब बाकी का 8 वोल्ट इन दोनों पर ड्रॉप होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 8 वोल्ट है, तो 12 ओम में जो करंट होगा I1 जिसको हमने बोला है, तो ये होगा 8/12 यानी 2/3 एम्पियर। हाँ बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, 2 पॉइंट दे रखे हैं A एंड B, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, यानी हमें कैलकुलेट करना है BA माइनस BB। तो आप इस सर्किट में देख रहे हैं इसके अंदर 3 सेल हैं। 5 वोल्ट का जो सेल है इसका जो करंट फ्लो होगा I1 वो इसी सर्किट में फ्लो होता रहेगा, ये करंट इस पाथ पर नहीं जाएगा। सिमिलरली 3 वोल्ट का जो सेल है इसका जो करंट I3 होगा वो भी इसी पाथ में फ्लो होता रहेगा, ये करंट यहाँ से इधर डिवाइड नहीं होगा। 2 वोल्ट का जो सेल है इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इन करंट को हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में करंट I1 इक्वल टू होगा इस सर्किट का नेट ईएमएफ 5 वोल्ट अपॉन इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हुआ 7 + 1 + 2 दैट इज 10।
तो करंट हुआ 5/10 दैट इज हाफ एम्पियर। 2 वोल्ट वाले सेल का करंट I2 होगा 0। 3 वोल्ट वाले सेल का करंट I3 होगा। इस सर्किट का नेट ईएमएफ 3 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को ऐड किया तो 4 + 5 + 2 + 1 दैट इज 12। तो ये करंट हुआ 3/12 = 1/4 एम्पियर। इस तरह से हमने तीनों करंट निकाले। अब हम क्या करेंगे, ए से बी तक इस पाथ को सेलेक्ट करते हुए इसमें हम केवीएल लगाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल BA प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमने लिया तो ये आ जाएगा 1/2 × 2 प्लस सेल का ईएमएफ 2 माइनस इस ब्रांच का करंट 1/4 इंटू ये रेजिस्टेंस 4 = VB। इसको सॉल्व किया तो इससे BA - BB = आया -2 वोल्ट। बच्चों KVL के लिए साइन कन्वेंशन दूसरा भी होता है। अगर हमें वो साइन कन्वेंशन आता है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक साइन कन्वेंशन ये होता है, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब बच्चों इसके बाद में लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 10 ओम, 15 ओम एंड 3 ओम। 3 ओम का रेजिस्टेंस इन सबके इफेक्टिव के साथ सीरीज है और हमें क्या पूछा हुआ है, 15 ओम रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। यहाँ एक अमीटर लगा हुआ है, हमें इस अमीटर का रीडिंग बताना है। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, इस पूरे सर्किट का A और C के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला। तो 10 ओम, 15 ओम एंड 3 ओम ये तीनों पैरेलल हैं। इन तीनों का इफेक्टिव जो आया, ये तीनों का इफेक्टिव आया 2 ओम और 3 ओम जो है वो इन तीनों के इफेक्टिव के साथ सीरीज है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C जो आया, ये आया 5 ओम। अगर हम A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें BA - BC तो इक्वल टू होगा इसका नेट करंट दैट इज 2 एम्पियर इनटू नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो करंट 2 एम्पियर, नेट रेजिस्टेंस A और C के बीच में 5 ओम। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C आया अपना 10 वोल्ट। अब ये जो 10 वोल्ट है, इस 10 वोल्ट में से 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 6 वोल्ट होगा। तो बचा हुआ 4 वोल्ट इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होगा। तो 15 ओम के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट होगा। तो 15 ओम में जो करंट होगा वो होगा 4/15 एम्पियर। यही हमारे इस अमीटर की रीडिंग आ जाएगी। बच्चों अगर हम चाहें तो इस करंट को निकालने के लिए एक दूसरा मेथड भी काम में ले सकते हैं। आपको यहाँ का करंट मालूम है 2 एम्पियर। अब ये जो करंट होगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में डिवाइड होगा। तो आप चाहें तो इस 2 एम्पियर को 10 ओम, 15 ओम और 3 ओम के इनवर्स रेशो में डिवाइड करके भी इस करंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए हमने ये वाला मेथड प्रीफर किया है। हाँ बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक सेल है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और 2-2 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं जो इस सेल के साथ कनेक्टेड हैं। इस सर्किट के अंदर हमें कैलकुलेट करना है रीडिंग ऑफ दिस अमीटर A1 एंड रीडिंग ऑफ दिस अमीटर A2। इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड अपन ले रहे हैं KVL। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो सेल है, मान लीजिए इससे करंट I होता है, तो ये करंट यहाँ 4 ब्रांच में डिवाइड होगा, 1, 2, 3 एंड 4। ये करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, लेकिन ये सभी रेजिस्टेंस सेम है, तो इसलिए ये करंट 4 ब्रांच में इक्वली डिवाइड होगा। तो एक ब्रांच को ये जो करंट मिलेगा I/4, अगली ब्रांच को भी I/4 और सबको I/4 ये करंट का डिवीजन हो जाएगा। अब इसमें हम क्लोज लूप A, B, C, D इस क्लोज लूप में KVL लगाते हैं। तो ये KVL लगाया अपन ने, A से स्टार्ट होकर वापस से अपन
साइन कन्वेंशन यूज करते हुए ए पर आए, तो यहाँ से आई का जो वैल्यू हमारे पास आया, आई इक्वल टू आया 4/5 एम्पियर, और यही करंट अमीटर A1 से पास होगा, इसलिए रीडिंग ऑफ अमीटर A1 इज इक्वल टू होगा 4/5 एम्पियर। ये A1 का रीडिंग हो गया। अब इसके बाद रीडिंग ऑफ A2 हमें निकालना है। तो इसमें ये जो करंट आई था, ये 4 जगह डिवाइड हुआ था, तो इस ब्रांच में जो करंट होगा वो मेन करंट का 1/4। तो रीडिंग ऑफ A2 जो होगा वो हो जाएगा I/4। I/4 निकाला उसका, 4/5 का 1/4 किया, ये 1/5 एम्पियर। तो ये आ जाएगा रीडिंग ऑफ A2। अब बच्चों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हम देख रहे हैं एक सर्किट बना हुआ है और इसमें हमें क्या गिवन है, इफ रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है, यानी इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, यानी 2 वोल्ट का जो सेल है ना तो ये करंट दे रहा है ना ये करंट ले रहा है। ऐसा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है, वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस एक्स। तो इसमें हम क्या करें, माना कि 10 वोल्ट बैटरी से जो करंट है वो आई है, ये करंट आई इधर होते हुए इधर एक्स में, एक्स वाली ब्रांच में आएगा। अच्छा, इस ब्रांच में हमें पहले से ही गिवन है कि ना इधर करंट जा रहा है ना आ रहा है, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 है, तो ये करंट इधर आ जाएगा और यहाँ से वापस अपने सेल में आ जाएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सेल का EMF 2 वोल्ट है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होगा, ये वोल्टेज भी कितना होगा 2 वोल्ट। और हम देख रहे हैं कि इन दोनों वोल्टेज का सम सेल के इस EMF के बराबर होना चाहिए। तो ये 10 वोल्ट है जिसमें से 2 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर है, इसका मतलब 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 8 वोल्ट। तो हम यहाँ से इस ब्रांच के करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये करंट I इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू 8/100 एम्पियर, ये करंट आ गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज होगा वो I इंटू एक्स होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं I इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 वोल्ट, I का वैल्यू पुट किया 8/100, ये I का वैल्यू हो गया, इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, इससे x इक्वल टू हमने निकाला 200/8 दैट इज 25 ओम। तो ये इसका आंसर आ गया। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इधर कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये करंट 100 ओम से जो करंट है वो x ओम के अंदर जा रहा है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए करंट सेम है, इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x ओम पर जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, जो इस वोल्टेज का 1/4 है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस x, ये भी इस रेजिस्टेंस 100 ओम का 1/4 होगा, यानी x इक्वल टू होगा 1/4 ऑफ 100 दैट ऑल्सो विल बी 25 ओम। हाँ तो बच्चों सर्किट के कुछ और क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखें, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर एक बात कॉमन है कि क्वेश्चन हमें देखने में बड़े लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इतना सारा कॉम्बिनेशन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि पूछा क्या गया है और जो पूछा गया है उसके लिए किन किन पैरामीटर का रिक्वायरमेंट है। तो हमें अपना ध्यान क्वेश्चन की तरफ फोकस करना चाहिए। इस सर्किट के अंदर हमें पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ए से बी तक कोई ऐसा पाथ सेलेक्ट कर लें, ढूंढ लें जिसमें वोल्टेज ड्रॉप हमें पता हो या इजीली हम पता कर सकें, तो ये क्वेश्चन अपना आसान हो जाए। तो आप देखिए, ये अपना ए हो गया और यहाँ पर बी। अब ए से बी तक हमें एक पाथ देखना है जिसके वोल्टेज हमें पता हो। तो आप देख रहे हैं कि इधर ये रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है और इसको मालूम करना इतना आसान भी नहीं है, तो इस ब्रांच में जाने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ से किधर चलेंगे, ऐसे। ये वोल्टेज हमें मालूम है 10 वोल्ट है,
इसके बाद इधर रेजिस्टेंस का वैल्यू भी अननोन है, तो इधर भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इधर हमें ये वोल्टेज मालूम है 15 वोल्ट, तो हम इसके अक्रॉस आएंगे। फिर इसके बाद इस ब्रांच में ये वोल्टेज हमें मालूम है 7 वोल्ट, फिर इधर आएंगे और यहाँ से इस तरह से आते हुए हम बी पर आ जाएंगे। तो अगर हम इस पाथ के थ्रू केबीएल लगाते हैं तो क्वेश्चन अपना आराम से सॉल्व हो जाएगा। बाकी पैरामीटर की अब इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये सेल का ईएमएफ कितना है, कि रेजिस्टेंस कितना है। तो ये हमने इस पाथ में होते हुए ए से बी तक क्या लगाया, केबीएल। तो इससे बी ए माइनस बी बी का वैल्यू आ गया 2 वोल्ट। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि अगर पोटेंशियल ऑफ बी 3 वोल्ट है तो पोटेंशियल ऑफ ए क्या होगा। तो हमें मालूम है बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 2 वोल्ट है। अगर मैं इसमें पोटेंशियल ऑफ बी 3 वोल्ट रख दूं तो बी ए माइनस 3 इक्वल टू 2, सो पोटेंशियल ऑफ ए विल बी 5 वोल्ट। तो ये इस तरह से ए का पोटेंशियल इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी वैरायटी का है कि इसमें भी बहुत सारे फालतू पैरामीटर हैं जिनकी हमें क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनसे हमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। जैसे यहाँ दो रेजिस्टेंस R1 R2 हैं, ये अननोन है तो इन्हें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी अपना क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y यानी Vx माइनस Vy, ये कैलकुलेट करना है। तो हम x से y तक क्या लगा दें, KVL। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं ऐसे चलूँ तो ये वोल्टेज मुझे मालूम है। इस ब्रांच में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ की रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। इस ब्रांच में जाता हूँ तो रेजिस्टेंस मालूम है लेकिन करंट मालूम नहीं था। लेकिन देख रहे हैं कि जंक्शन पर अगर KCL लगाया जाए तो इस KCL से ये करंट कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ से करंट आने वाला 1 एम्पियर लेकिन जाने वाला 2 एम्पियर है। इसका मतलब 1 एम्पियर करंट ऊपर वाली ब्रांच से आ रहा होगा। तो ये 1 एम्पियर हमने कैलकुलेट किया है। जो रेड मार्क है वो हमने कैलकुलेट किया है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। और जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये 1 एम्पियर यहाँ से आ गया। तो ये अपना KVL इस पाथ से ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये अपन लगा देंगे। तो हमने इस पाथ को फॉलो करते हुए x से y तक KVL लगाया। इससे हमारे पास आया Vx माइनस Vy इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट। तो इस तरह से बिना R1 R2 को कैलकुलेट किए हमने x और y का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखें कि इसके अंदर 2 सेल हैं और 2 रेजिस्टेंस हैं। इसमें हमें 2 एमीटर लगे हुए हैं A1 और A2, इनका रीडिंग कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये जैसे 10 वोल्ट का सेल है, इसका मतलब इस सेल के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव इलेक्ट्रोड से 10 वोल्ट ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इसको 0 वोल्ट मान लूँ, ये मैंने 0 माना, तो ये इससे 10 ज़्यादा होगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। अगर ये 10 होगा तो ये इक्वी पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वायर है तो ये भी 10 होगा, और यहाँ भी वायर है तो ये भी 10 होगा। अब आप यहाँ देखिए, इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट, यानी ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल से 6 वोल्ट कम होगा। तो 10 में से 6 कम किया तो ये 4 वोल्ट आ गया, तो इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट आ गया। अच्छा इधर देखें, ये 0 था, ये पोटेंशियल भी 0 ही आएगा। अब ये 4 वोल्ट है, ये पोटेंशियल भी 4 वोल्ट होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 हुआ, रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 हुआ, तो ये करंट अपना आ गया 3 एम्पियर। तो ये रीडिंग 3 एम्पियर आ गई। अब रेजिस्टेंस 3 ओम की बात करें तो इसके हाई पोटेंशियल पॉइंट 4 वोल्ट है और लोअर पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस 0 यानी 4 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 3 ओम। तो ये करंट आया 4/3 एम्पियर। ये A2 का रीडिंग आ गया। अब A1 का रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करें, ये जंक्शन है, जंक्शन पर क्या लगाते हैं, KCL। तो हम देख रहे हैं कि करंट इधर से आ रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस करंट 3 माइनस 4/3। तो I1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3। इसको सॉल्व किया तो I1 इक्वल टू आता है 5/3
3 एम्पियर। तो बच्चों अब हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 60 ओम है। गैल्वेनोमीटर के लिए मैक्सिमम सेव करंट 1 एम्पियर है। इस गैल्वेनोमीटर को हमें 6 एम्पियर रेंज के एक अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो हम यह देख रहे हैं सर्किट डायग्राम से कि अगर अमीटर का रेंज आई होता है तो इसमें से IG करंट गैल्वेनोमीटर में पास होता है, रिमेनिंग I माइनस IG करंट शंट रेजिस्टेंस से पास होता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसलिए वोल्टेज अक्रॉस शंट इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज I माइनस IG इंटू एस इक्वल टू गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज IG इंटू RG। इससे S इक्वल टू आएगा IG RG अपॉन I माइनस IG। IG का वैल्यू 1 एम्पियर की बने, RG का वैल्यू 60 ओम की बने, I का वैल्यू 6 एम्पियर की बने, IG का वैल्यू 1 एम्पियर है। ये सॉल्व किया तो 60 अपॉन 5 होता है, यानी ये आ जाएगा 12 ओम। तो ये शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हेन 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल, देन करंट थ्रू कॉइल रिड्यूस अप टू 4% ऑफ मेन करंट, देन कैलकुलेट RG। यानी ये कहता है कि अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल के अक्रॉस 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो कॉइल में जो करंट था वो इनिशियल करंट का 4% रह जाता है। यानी 4% यहाँ रहता है, तो अगर इनिशियल को 100 मान लिया जाए तो 96% करंट शंट रेजिस्टेंस से पास हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर कॉइल और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल है, इसलिए इन दोनों के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। गैल्वेनोमीटर कॉइल के लिए वोल्टेज होगा 4RG इक्वल टू, इसके लिए वोल्टेज होगा 96 इंटू एस, इसका वैल्यू 1 है। सॉल्व किया तो इससे RG इक्वल टू आ जाएगा 24 ओम। बच्चों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with a resistance of 1950 ohm in series. A full scale deflection of 30 divisions is obtained in galvanometer. In order to reduce the deflection to 20 division, the resistance in series should be. क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गैल्वेनोमीटर कॉइल जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 1950 ओम, जो एक 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस केस में जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है वो 30 डिवीजन होता है। अब इस डिफ्लेक्शन को हम 30 डिवीजन से 20 डिवीजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसको कितना चेंज करना पड़ेगा, यानी इसकी नई वैल्यू क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि इनिशियल डिफ्लेक्शन 30, फाइनल डिफ्लेक्शन हमें चाहिए 20। फाइनल जो डिफ्लेक्शन है वो इनिशियल डिफ्लेक्शन का 2/3 टाइम्स है। क्योंकि हम जानते हैं डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, यानी करंट डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब phi2 phi1 का 2/3 होता है, इसका मतलब I2 भी I1 का 2/3 टाइम्स होगा। हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, R जो होगा वो करंट का इन्वर्स होगा। करंट 2/3 टाइम्स था, इसका मतलब R 3/2 टाइम्स होगा। तो फाइनली जो रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 3/2 टाइम्स होगा। तो R2 इक्वल टू 3/2 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस जो टोटल था 1950 ओम लगाया था, 50 ओम गैल्वेनोमीटर का। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आती है कितना, 3000 ओम। तो फाइनली टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए हमें, 3000 ओम, जिसके अंदर RG गैल्वेनोमीटर का है और माना कि ये जो रेजिस्टेंस हमें नया चाहिए उसको X माना। तो R2 इक्वल टू RG प्लस X, R2 का वैल्यू 3000 इज इक्वल टू RG कितना 50 प्लस X, तो X इक्वल टू आएगा 2950 ओम। यही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 50 मिलीवोल्ट रेंज का एक मिलीवोल्ट मीटर है, जिसको हमें 25 एम्पियर रेंज के एक अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसके अंदर हमें दे रखा है BG इक्वल टू IG
इंटू आर जी इक्वल टू 50 मिली वोल्ट। ये मिली वोल्ट मीटर की रेंज है, यानी मिली वोल्ट मीटर से मैक्सिमम वोल्टेज हम ये मेजर कर सकते हैं। अमीटर कन्वर्जन के लिए जो शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर होता है उसकी वैल्यू हो गई एस इक्वल टू आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी इक्वल टू आई जी आर जी का वैल्यू हमें गिवन था 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट अपॉन आई का वैल्यू 25 एम्पियर। अच्छा, आई जी जो है वो आई के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने यहाँ पर आई जी को नेग्लेक्ट कर दिया है। इसको सॉल्व किया तो ये शंट रेजिस्टेंस आया 2 इंटू 10⁻³ ओम इज इक्वल टू 0.002 ओम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चे इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 4 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन दे रखा है जिसमें एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो इस वोल्ट मीटर का रीडिंग हमें मालूम करना है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, इसलिए इस वोल्ट मीटर को हम आइडियल मानेंगे। ये वोल्ट मीटर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेगा। तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, बस ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिसके लिए हम केवीएल यूज करेंगे। तो यहाँ दे रखा है कि 2 एम्पियर करंट है। ये 2 एम्पियर करंट इन 2 ब्रांच में डिवाइड होगी रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में। अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 + 16 यानी 20 ओम है, लोअर ब्रांच में भी 16 + 4 ये भी 20 ओम है। दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए ये करंट भी दोनों ब्रांच में इक्वली डिवाइड होगा। तो 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर इस ब्रांच में और 1 एम्पियर इस ब्रांच में जाएगा। अब इसके बाद हमें ए से बी तक क्या लगाना है, केवीएल। तो हमने ये पाथ सेलेक्ट किया और इस पाथ में हम ए से बी तक केवीएल लगा रहे हैं। तो ए से बी तक केवीएल लगाया तो ये BA माइनस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू BB। इसको सॉल्व किया तो BA माइनस BB का वैल्यू आया 12 वोल्ट और यही वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। हाँ बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं B1 और B2, इनका रीडिंग बताना है। तो इसमें हम देख रहे हैं 5 सेल हैं, जिसमें से एक सेल रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो सेल होगा ये बाकी चारों सेल की करंट का अपोज करेगा। तो इन दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा BA माइनस BB और इस वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा C और D के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसके लिए सबसे पहले हमने नेट EMF निकाला। तो नेट EMF में हम देख सकते हैं कि ये सेल, इसका EMF प्लस ही, ये भी प्लस ही, ये भी प्लस ही, लेकिन ये माइनस ही, क्योंकि इस सेल का करंट बाकी सेल के करंट का अपोज करेगा, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाया। ये अगला वाला अगेन प्लस ही। इसको सॉल्व किया तो नेट EMF आता है 3E। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 5 सेल सीरीज में, तो ये नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5R। नेट करंट हो जाएगा नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, नेट EMF 3E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5R। इसके बाद रीडिंग ऑफ B1 होगा BA माइनस BB। ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका TPD जो आएगा वो आएगा E माइनस IR इज इक्वल टू E माइनस I की जगह रखा 3E अपॉन 5R इंटू R। इसको सॉल्व किया तो ये आता है 2/5E। ये जो B2 का रीडिंग आएगा ये C और D के पोटेंशियल का डिफरेंस। हम देख रहे हैं ये वाला सेल चार्ज हो रहा है, इसमें D का पोटेंशियल हायर होगा, तो हम BD माइनस BC निकालेंगे, जो वैल्यू होगी E प्लस IR इज इक्वल टू E प्लस I का वैल्यू रखा इंटू R किया, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/5E। तो ये अपने पास इस तरह से B1 और B2 का रीडिंग आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अमीटर एंड वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्टेड हैं और अमीटर और वोल्टमीटर दोनों के ही रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं। जब दोनों का रेजिस्टेंस दे रखा है तो हमें इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, इसको हमें कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। तो इन दोनों की रीडिंग के लिए हम क्या करें, सबसे पहले निकालें इसमें नेट करंट I इक्वल टू क्या होगा, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस टोटल रेजिस्टेंस के अंदर अमीटर का भी रेजिस्टेंस आएगा, लोड रेजिस्टेंस जो लगा रखा है वो भी आएगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। इन सबको वैल्यू को पुट किया तो ये करंट अपने पास आता है 0.1 एम्पियर और यही अमीटर का रीडिंग होगा। इसके बाद वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करें,
क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है और इसके अंदर ये करंट भी गिवन है, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इन वोल्टमीटर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू करंट का वैल्यू 0.1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 70 ओम। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7 वोल्ट। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, इसका परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि हमें वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले अगर हम वोल्टमीटर को हटा दें तो इस 200 ओम के अक्रॉस एक्चुअल वोल्टेज क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं वोल्टमीटर हटाने के बाद 100 ओम एंड 200 ओम सीरीज में होंगे, करंट सेम होगा, तो इस वोल्टेज 6 वोल्ट का डिवीजन रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। रेजिस्टेंस का रेशो 1:2 है, तो ये वोल्टेज 1:2 में डिवाइड होगा, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 2 वोल्ट और 200 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा 4 वोल्ट। इसके बाद अब वोल्टमीटर को अगर लगाते हैं तो इस समय वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 200 ओम और ये रेजिस्टेंस 200 ओम आपस में पैरेलल, इन दोनों का इफेक्टिव आ जाएगा 100 ओम। जो 100 ओम है वो इसके साथ सीरीज है, ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये 6 वोल्ट इन दोनों रेजिस्टेंस पर इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो 6 वोल्ट का आधा वोल्टेज 3 वोल्ट इसको मिलेगा और 3 वोल्ट इसको मिलेगा और यही वोल्टमीटर का रीडिंग होगा। तो हमने देखा कि जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड, जब वोल्टमीटर कनेक्टेड है उस केस में रीडिंग आया 3 वोल्ट और जब वोल्टमीटर डिसकनेक्टेड है, हटा रखा है, उस समय आया ये 4 वोल्ट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर का फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर के लिए, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एक्चुअल वैल्यू अपॉन एक्चुअल इंटू 100। वोल्टमीटर का रीडिंग आया 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस एक्चुअल वोल्टेज था 4 वोल्ट अपॉन एक्चुअल वोल्टेज 4 वोल्ट इंटू 100, सॉल्व किया तो इसमें आया 25% एरर। नेगेटिव एरर का मतलब है कि ये वोल्टमीटर का रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से कम है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें 3 वोल्टमीटर दे रखे हैं जिनके रेजिस्टेंस गिवन है, हमें इन तीनों वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए इन दोनों के लिए वोल्टेज सेम होगा, तो इसलिए इन दोनों का रीडिंग भी सेम होगा, V2 = V3। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अब इन दोनों का पैरेलल इफेक्टिव इस V1 के साथ सीरीज है, तो उन दोनों का पैरेलल निकाला तो 6R और 3R का पैरेलल होगा 2R, ये इफेक्टिव आ गया। ये V1 का जो रेजिस्टेंस 2R है वो इसके साथ सीरीज है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए ये V1 का रीडिंग जो होगा वो इसके सेम होगा और V2 V3 आपस में सेम है, तो इसका मतलब ये तीनों पर वोल्टेज सेम होगा और ये सेल के ईएमएफ का आधा होगा, यानी हम यहाँ से देख सकते हैं इन तीनों की रीडिंग सेम होगी। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस रेशियो P/Q = R/S होता है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल B और D का सेम होता है। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 होगा। लेकिन अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस है तो अनबैलेंस कंडीशन में 2 बातें हो सकती हैं। अगर P/Q R/S से कम है तो इस पॉइंट B का पोटेंशियल D से ज़्यादा होगा और इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट होगा P to D। लेकिन अगर P/Q रेशो R/S से ज़्यादा है तो इस केस में B का पोटेंशियल D से कम होगा, तो इस केस में करंट D से B की तरफ फ्लो होगा। तो ये हो गया अनबैलेंस और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 4 रेजिस्टेंस एक बैटरी के साथ कनेक्टेड हमें दिख रहे हैं और इसमें हमें अमीटर का रीडिंग बताना है। ये अमीटर यहाँ लगा हुआ है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसलिए इसको हमने A और A मान लिया। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा, एक वायर से कनेक्टेड है, अमीटर को आइडियल माना हुआ है,
इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा, इसलिए इसको भी सी और इसको भी सी माना। तो हम नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, ये दो रेजिस्टेंस 3 और 6 ओम ये पैरेलल में होंगे, इधर भी ये दोनों रेजिस्टेंस 6 और 3 ओम पैरेलल में होंगे, और इसका इफेक्टिव और इसका इफेक्टिव आपस में सीरीज होगा। तो ये इफेक्टिव आया 2 ओम, इधर वाला भी 2 ओम, और 2 और 2 सीरीज में, तो ये हो गया 4 ओम। नेट करंट के लिए क्या होगा, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 12/4 ये आया 3 एम्पियर। तो ये यहाँ का करंट 3 एम्पियर आ गया। अब ये जो करंट होगा, ये करंट यहाँ जाके दो ब्रांच में डिवाइड होगा, और ये डिवीजन होगा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो में। रेजिस्टेंस का रेशो 3:6 यानी 1:2 है, तो करंट का रेशो होगा 2:1। तो इस 3 एम्पियर को 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो इधर करंट आएगा 2 एम्पियर, इधर करंट आएगा 1 एम्पियर। अब ये करंट यहाँ आएगा। अब यहाँ क्या होगा, इस ब्रांच में करंट वही होगा तो इधर होगा, तो इधर करंट 1 एम्पियर होगा। इस रेजिस्टेंस में करंट वही होगा तो इधर होगा, तो ये करंट होगा 2 एम्पियर। इस पॉइंट पर अगर अपन केसीएल लगाएं तो यहाँ करंट का जो वैल्यू आएगा, आप देखिए इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और 1 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी बचा हुआ 1 एम्पियर करंट कहाँ होगा, 20 ऊपर से नीचे की ओर अमीटर से फ्लो होगा। तो यहाँ जो रीडिंग आएगा वो कितना आएगा, 1 एम्पियर। तो यही अमीटर का रीडिंग होगा। तो रीडिंग ऑफ अमीटर हो गया बच्चों 1 एम्पियर। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं मीटर ब्रिज के क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम है, और इसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि राइट गैप के अंदर जो रेजिस्टेंस एस है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम इसमें जानते हैं मीटर ब्रिज एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। इसमें एक वायर होता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के रेजिस्टेंस पी और क्यू की तरह एक्ट करता है। दो रेजिस्टेंस आर और एस होते हैं, एस एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इसलिए पी बाई क्यू जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा वो L/100 - L होगा। इसमें जो L है वो ये लेंथ है, टोटल लेंथ चूंकि 100 सेंटीमीटर है इसलिए बचा हुआ इधर होगा 100 - L। बैलेंस कंडीशन में हम जानते हैं P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है। इसका मतलब L/100 - L इज इक्वल टू होगा R/S। तो इसकी हेल्प से हम मीटर ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए हमें L दे रखा है 25 सेंटीमीटर अपॉन 100 - L हो जाएगा इक्वल टू R का वैल्यू दे रखा है 5 ओम अपॉन S। और जब इसको सॉल्व किया तो ये रेजिस्टेंस S का जो वैल्यू आया, ये वैल्यू अपने पास आया 15 ओम। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है वो 55 ओम है, राइट गैप में जो रेजिस्टेंस है वो 220 ओम है। अब क्या कहते हैं कि अगर इन रेजिस्टेंस को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो बैलेंसिंग लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो देखिए हम जानते हैं L/100 - L इक्वल टू R/S होता है। तो L/100 - L इक्वल टू लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस 55, राइट गैप का रेजिस्टेंस 220 ओम। इसको सॉल्व किया तो इससे पहले जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो आई 20 सेंटीमीटर। अब हमने रेजिस्टेंस आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो अब नई बैलेंसिंग लेंथ मान लेते हैं L डैश होती है। तो L डैश अपॉन 100 - L डैश इज इक्वल टू, अब जहाँ 55 था वहाँ 220 ओम रेजिस्टेंस आ चुका है, तो यहाँ आएगा 220 अपॉन 55। इसको सॉल्व किया तो इससे बाद में जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो आती है 80 सेंटीमीटर। तो हमने देखा बैलेंसिंग लेंथ में जो चेंज आया डेल्टा L इज इक्वल टू L डैश माइनस L इज इक्वल टू 80 - 20 इज इक्वल टू ये होता है 60 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं ये जो लेंथ है ये पहले 20 थी, अब 80 हो गई, तो इसका मतलब ये लेंथ 60 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। हाँ तो बच्चों अब हम एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, वायर की लेंथ दे रखी है 1 मीटर, सेल का ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 15 ओम का, और इसके साथ में एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है।
और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है 0.3 ओम का। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। दूसरा, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ का वैल्यू क्या होगा। ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखें पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पीएम वायर। तो वायर ए बी पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी ए बी, वायर का लेंथ हमने माना एल पी, तो ये एक्स आ जाएगा वी ए बी अपॉन एल पी इज इक्वल टू, अब बी क्या होता है? आई आर। तो वायर का वोल्टेज होगा वायर का करंट इनटू वायर का रेजिस्टेंस अपॉन वायर की लेंथ इज इक्वल टू, अब वायर में जो करंट होगा वो क्या होगा? नेट ईएमएफ ई पी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो इसके अंदर कनेक्टेड है, तो आर पी यानी वायर का रेजिस्टेंस प्लस कैपिटल आर जो अलग से रेजिस्टेंस लगा रखा है इनटू आर पी अपॉन एल पी। यहाँ ये सब वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट अपना आता है 0.8 वोल्ट पर मीटर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इसमें कि इस सेल के लिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर 0 है तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। तो देखिए इसमें डिफ्लेक्शन 0 कब आएगा? जब ये वोल्टेज इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ये वोल्टेज निकालें। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये सेल है, इससे करंट मान लीजिए आई होता है, तो ये करंट इधर ये आई जाएगा और ये बैलेंस कंडीशन में ये करंट केवल इसी में फ्लो होता रहेगा। ये करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू ना पोटेंशियोमीटर वायर में जाएगा न वहाँ से नीचे आएगा। तो इसमें जो बैलेंस होगा वो बैलेंस क्या होगा? बी सी माइनस बी डी। तो या तो आप इसको ये वोल्टेज ले लें, ये होगा ई माइनस आई आर, या फिर अपन डायरेक्ट इसको आई इंटू आर ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 0.3 ओम रेजिस्टेंस बी इक्वल टू बी सी माइनस बी डी इक्वल टू आई इंटू ये आर, तो इज इक्वल टू आई का वैल्यू ये ईएमएफ कितना 1.5 वोल्ट अपॉन ये दोनों रेजिस्टेंस टोटल होंगे तो 1.2 प्लस 0.3 इंटू आर का वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू सॉल्व किया तो ये 0.3 वोल्ट आया। तो बैलेंस कंडीशन में यही वोल्टेज पोटेंशियोमीटर वायर से बैलेंस होगा। तो माना कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? एल। तो V इक्वल टू होगा x इंटू एल इज इक्वल टू V का वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू x का वैल्यू अभी निकाला वहाँ से 4/5 इंटू एल। अब इससे सॉल्व किया तो L का वैल्यू जो आता है ये आता है 3/8 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 37.5 सेंटीमीटर। हाँ तो बच्चों पोटेंशियोमीटर का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है? इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो जब L है उस केस में इस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ L/3 मिलती है। अगर हम इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को L/2 से और बढ़ा दें तो इस सेल के लिए अब नई बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, ये हमें इसमें सॉल्व करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज किया जाएगा तो उससे पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमें नया पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम निकालें इस सेल के ईएमएफ की वैल्यू। तो देखिए माना कि सेल का ईएमएफ ई है तो ई इक्वल टू होगा, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट पहली कंडीशन में x1 है, बैलेंसिंग लेंथ L/3 दे रखा है, तो इज इक्वल टू x1 जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वो आएगा EP अपॉन L, इस सेल का ईएमएफ अपॉन इसकी लेंथ। इसमें सेल को आइडियल मान रखा है और यहाँ अदर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो इसलिए सीधा सीधा जो EP होगा वो वायर के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा और अपॉन इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट आया। तो फाइनली इस सेल का जो EMF आया वो आया EP/3। अब अगर वायर की लेंथ को L/2 से इंक्रीज कर दिया जाए तो इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट और बैलेंसिंग लेंथ दोनों ही चेंज होंगे। माना कि नई बैलेंसिंग लेंथ L2 है तो उस केस में ये L2 कैसे निकालें? तो देखिए बाद में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो होगा EMF अपॉन टोटल लेंथ। तो L पहले से थी, L/2 इंक्रीज किया तो ये नीचे हो गया 3L/2 और इसको सॉल्व किया
तो बाद में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आया वो आया 2/3 ऑफ EP/L। अब इसमें देखिए इस सेल का EMF E है, तो E इक्वल टू बाद की बैलेंसिंग लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी X2 इंटू L2। इसका मतलब E जो था वो EP/3 था, ये वैल्यू पुट किया, X2 का वैल्यू पुट किया और ये L2 से मल्टीप्लाई किया, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ L2 इज इक्वल टू मिलता है हमें L/2। यही इसका आंसर होगा। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 ओम रेजिस्टेंस का करंट दे रखा है और हमें 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर कितनी पावर होगी ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें क्या करें, ये रेजिस्टेंस मालूम है, ये करंट गिवन है, तो इससे 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये मालूम कर लेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट का वैल्यू 6 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो ये वोल्टेज आ जाएगा 12 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर 12 वोल्ट आया तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, और इन दोनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या आएगा 12 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ओम एंड 5 ओम, जो इफेक्टिवली कितना होता है 6 ओम, तो ये वोल्टेज भी कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया। अब इससे इस ब्रांच का करंट हम निकाल सकते हैं, तो इस ब्रांच का जो करंट आएगा ये करंट होगा, वोल्टेज कितना आया था 12 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 + 5 6, तो ये करंट आ जाएगा इसमें कितना 2 एम्पियर। तो ये करंट हमने 2 एम्पियर निकाला। अब हमें पावर इन 5 ओम निकालना है, तो पावर होगा I²R, इसमें जो करंट है वो 2 एम्पियर, तो 2² इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 20 वाट। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, पावर इन 9 ओम इज 36 वाट। इस 9 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जो पावर है वो 36 वाट दे रखा है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ जो 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसके अक्रॉस वोल्टेज ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम क्या करें, इसमें ये रेजिस्टेंस गिवन है, इसका पावर गिवन है, तो इससे इसका हम वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं P = V²/R होता है, तो इससे V = आ जाएगा √R × P, ये आ जाएगा। तो V = आ गया √R का वैल्यू कितना है 9, पावर कितना 36, तो ये वोल्टेज आ जाएगा कितना 18 वोल्ट। तो ये वोल्टेज 18 वोल्ट आ गया। अब ये 18 वोल्ट अगर 9 ओम के लिए आया तो 6 ओम के लिए भी वोल्टेज कितना होगा 18 वोल्ट। तो इससे 9 ओम का करंट हमने निकाला, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। इसी तरह से 6 ओम का जो करंट निकाला, वोल्टेज कितना 18 अपॉन 6, तो यह करंट आ जाएगा कितना 3 एम्पियर। तो इसमें जो करंट है ये 3 एम्पियर और इसमें जो करंट है वो 2 एम्पियर। इसका मतलब सेल से जो मेन करंट है वो कितना है 5 एम्पियर, और यही 5 एम्पियर करंट इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर। इसमें करंट का वैल्यू कितना आया 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना था 3 ओम। तो इसको सॉल्व किया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया ये वोल्टेज आया 15 वोल्ट। बच्चों इस सर्किट में टोटल पावर हमें दे रखा है सर्किट का 25 वाट, और ये रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। नेट वोल्टेज भी गिवन है 10 वोल्ट। हम जानते हैं टोटल पावर इज इक्वल टू होता है V²/R इक्वलेंट। इससे R इक्वलेंट इक्वल टू आएगा V²/P टोटल इज इक्वल टू नेट वोल्टेज 10 है उसका स्क्वायर किया अपॉन टोटल पावर 25 वाट। इसको सॉल्व किया तो ये रेजिस्टेंस आया 4 ओम। अब ये जो रेजिस्टेंस 4 ओम है ये इन दोनों का पैरेलल इफेक्टिव है। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो इनका इफेक्टिव आता है R1 × R2 अपॉन R1 + R2, जिसमें एक रेजिस्टेंस 5 ओम है दूसरा R है। R इक्वलेंट जो आया था वो 4 ओम आया था इज इक्वल टू 5R अपॉन 5 + R। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इससे R का वैल्यू आता है 20 ओम। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3 कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के हमें बना रखे हैं और सबके लिए करंट सेम है कॉम्बिनेशन के लिए, तो हमें इनको पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि तीनों के लिए करंट सेम है,
तो पावर आई स्क्वायर आर हो जाएगा, जिसमें आई सबके लिए सेम है, तो इसलिए पावर प्रोपोर्शनल टू आर होगा। यानी जिस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस कॉम्बिनेशन में पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। पहला कॉम्बिनेशन आप देखें तो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इसलिए इसका इफेक्टिव आएगा 3R। सेकेंड कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल हैं, तो इसका इफेक्टिव आएगा R/3। थर्ड कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, तो ये 2R हो गया, ये उसके पैरेलल है, तो ये इसका इफेक्टिव आएगा 2R/3। तो यहाँ हमने देखा रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर है R1 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2, जो रेजिस्टेंस का ऑर्डर है वही पावर का ऑर्डर आएगा। तो पावर का जो ऑर्डर आएगा ये आएगा P1 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2। तो ये अपना ये आंसर आ जाएगा।